आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रोसेस स्केड्यूलिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोसेस स्केड्यूलर। प्रोसेस स्केड्यूलर क्या करते हैं? प्रोसेस स्केड्यूलर schedules all the processes and decide that in which sequence processes execute on the CPU। प्रोसेस स्केड्यूलर क्या करता है? प्रोसेस स्केड्यूलर डिसाइड करता है, प्रोसेस स्केड्यूलर स्केड्यूल करता है कि कौन से प्रोसेस को कब सीपीयू पे एग्जीक्यूट करना है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सीपीयू है और 3 प्रोसेस हैं जो कि सीपीयू पे एग्जीक्यूट होना चाह रहे हैं, P1, P2 और P3। अब कौन है जो कि ये डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस ने सबसे पहले सीपीयू पे एग्जीक्यूट होना है? P1 ने एग्जीक्यूट होना है, P2 ने या फिर P3 ने? तो सीपीयू स्केड्यूलर ये बताता है कि कौन से प्रोसेस ने कब सीपीयू पे एग्जीक्यूट होना है। मिसाल के तौर पर अगर सीपीयू स्केड्यूलर प्रोसेसेस को कुछ इस तरह से स्केड्यूल करेगा कि सीपीयू स्केड्यूलर अगर कहेगा कि P3 पहले सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा, तो सीपीयू पे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? P3 ही पहले एग्जीक्यूट होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि प्रोसेस स्केड्यूलर का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रोसेस स्केड्यूलर मुख्तलिफ प्रोसेसेस को स्केड्यूल करता है कि किस तरतीब से प्रोसेस सीपीयू पे आके एग्जीक्यूट होंगे। प्रोसेस स्केड्यूलर मेंटेन्स द स्केड्यूलिंग क्यूज ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेस स्केड्यूलर क्या करते हैं? प्रोसेस स्केड्यूलर प्रोसेसेस की मुख्तलिफ तरह की क्यूज मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि वेटिंग क्यू, रेडी क्यू, जॉब क्यू एंड डिवाइस क्यू। अब हम इन सारी क्यूज़ को बारी बारी एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेटिंग क्यू। ऑल द प्रोसेसेस वेटिंग फॉर एनी रिसोर्स आर रिजाइड इन वेटिंग क्यू। हर वो प्रोसेस जो कि किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है वेटिंग क्यू में होगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि ऑल द प्रोसेसेस वेटिंग फॉर लोडिंग ऑन रैम। जिस तरह की मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि कुछ प्रोसेस हैं जो कि रैम पर लोड होने के लिए वेट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो प्रोसेस वेटिंग क्यू में है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये हमारी रैम है और कुछ प्रोसेस हैं जो कि रैम पर लोड होने के लिए वेट कर रहे हैं। जिस तरह के अगर हम फॉर एग्जांपल कहें कि P1, P2 और P3 ये 3 प्रोसेस हैं जो कि वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कि वो रैम पे आके लोड हों। तो हर वो प्रोसेस जो कि किसी रिसोर्स का वेट कर रहा होता है, किसी रिसोर्स का वेट कर रहा होता है। जिस तरह की इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि रिसोर्स रैम है, रैम यहाँ पर एक रिसोर्स का काम कर रही है। और P1, P2 और P3 ये वो प्रोसेस हैं जो कि वेटिंग क्यू में मौजूद हैं, जो कि वेटिंग क्यू में मौजूद हैं और वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कि रिसोर्स अवेलेबल हो, कि रैम फ्री हो। जैसे ही रैम फ्री होगी तो वेटिंग क्यू से प्रोसेस बारी बारी रैम पे आकर लोड होने लग जाएंगे। रेडी क्यू। When process arrived and loads on the RAM for utilizing any resource, then they are allocated to ready queue। प्रोसेस वेटिंग क्यू से जब रैम पर आकर लोड होते हैं तो रैम पर एक क्यू मेंटेन होती है जिसे हम कहते हैं रेडी क्यू। जो प्रोसेस रेडी क्यू में होते हैं पॉसिबल है, हो सकता है कि वो प्रोसेस अगेन किसी रिसोर्स को यूटिलाइज करने का सोच रहे हों। तो हर वो प्रोसेस जो कि रैम पर लोड होगा वो प्रोसेस रेडी क्यू में होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास रैम है और इसी तरह हमारे पास सीपीयू भी है, तो अगर हम कहें कि P1, P2 और P3 अगर रैम पर मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो P1, P2 और P3 हैं ये क्यू में हैं। और कौन सी क्यू में? रेडी क्यू में। P1, P2 और P3 रेडी क्यू में, क्योंकि हम जानते हैं कि रैम पर जो प्रोसेसेस की क्यू बनती है उसको हम रेडी क्यू कहते हैं। अब इस रेडी क्यू से प्रोसेस
किसी रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना चाहेंगे। जिस तरह कि यहाँ पर अगर हम कहें कि CPU हमारी एक रिसोर्स है, तो यहाँ से प्रोसेस P1 P2 और P3 किसकी तरफ जाएंगे, रैम से CPU की तरफ जाएंगे और CPU पे जाके एग्जीक्यूट होंगे। रैम पर प्रोसेस रेडी होने के बाद जब CPU के पास आते हैं तो CPU पे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। मिसाल के तौर पर P1 रेडी क्यू से माइग्रेट करके CPU पे आके एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी तरह P2 जो कि रेडी क्यू में मौजूद है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि P2 भी माइग्रेट होके CPU पे आके एग्जीक्यूट होने लग गए हैं। और इसी तरह अगर हम कहते हैं कि P3 जो कि इस वक्त रैम की रेडी क्यू पे अवेलेबल है, ये भी रेडी क्यू से माइग्रेट होके CPU पे आके एग्जीक्यूट हो रहा है। तो CPU पे जो प्रोसेस क्यू मेंटेन करते हैं उस क्यू को हम कहते हैं जॉब क्यू। जॉब क्यू में हर वो प्रोसेस होते हैं जो कि CPU पे एग्जीक्यूट हो रहा होते हैं। डिवाइस क्यू। In device queue, multiple processes are waiting for a particular I/O device. डिवाइस क्यू में क्या होता है कि मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं जो कि किसी ख़ास इनपुट आउटपुट डिवाइस का वेट कर रहे होते हैं और एक क्यू में लगे हुए होते हैं। ईच डिवाइस हैज़ इट्स ओन डिवाइस क्यू। और हम कह सकते हैं कि जितनी भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, हर डिवाइस की अपनी एक क्यू होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास CPU है और हमारे पास प्रिंटर है। अब CPU अगर डिफरेंट कमांड भेजेगा प्रिंट की, तो प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंटर भी अपने पास एक क्यू मेंटेन करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि CPU जितने भी प्रोसेस को प्रिंटर की तरफ भेजता रहे और प्रिंटर उनको एट द सेम टाइम डील करता रहे, ऐसा नहीं है। प्रिंटर क्या कहते हैं, प्रिंटर अपने मुताबिक चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर CPU से हमने 3 प्रोसेस P1 P2 और P3, P1 प्रोसेस 1 जो कि एक फ़ाइल का प्रिंट भेज रहा है, प्रोसेस 1 जो कि पहली फ़ाइल 1 का प्रिंट भेज रहा है, प्रोसेस 2 जो कि फ़ाइल 2 का प्रिंट भेज रहा है, और प्रोसेस 3 जिसमें फ़ाइल 3 का प्रिंट है। तो जैसे ही ये तीनों फाइल्स की प्रिंट की कमांड जाएगी प्रिंटर की तरफ, तो ऐसे नहीं है कि प्रिंटर तीनों फाइल्स फ़ाइल 1 फ़ाइल 2 और फ़ाइल 3 का इकट्ठा प्रिंट नहीं दे देगा, बल्कि प्रिंटर अपने हिसाब से चलेगा। प्रिंटर अपने पास एक क्यू मेंटेन करेगा जिसे हम कहते हैं डिवाइस क्यू। जिस तरह कि यहाँ पर हम एक क्यू मेंटेन कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं डिवाइस क्यू, कि हर डिवाइस अपने हिसाब से एक क्यू मेंटेन करता है। मिसाल के तौर पर CPU ने अगर फ़ाइल 1 को प्रिंट करने के लिए P1 भेजा, तो प्रिंटर के डिवाइस क्यू में P1 आ गया। इसी तरह फ़ाइल 2 को प्रिंट करने के लिए अगर प्रोसेस 2 आएगा, तो प्रिंटर क्या करेगा, डिवाइस क्यू में P2 को भी लगा देगा, कतार में लगा देगा। इसी तरह अगर फ़ाइल 3 का प्रिंट भेजने के लिए कोई हमने प्रोसेस 3 प्रिंटर की तरफ भेजा है, तो प्रोसेस 3 भी क्या करेगा, क्यू में लग जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो प्रिंटर के पास जो क्यू बन रही है, इस क्यू को हम क्या कह रहे हैं, डिवाइस क्यू। यानी कि हर डिवाइस अपने हिसाब से भी किसी न किसी क्यू को मेंटेन कर रही होती है। जॉब क्यू, जिस तरह कि हमने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम में देखा कि व्हेन प्रोसेस एग्जीक्यूट ऑन CPU देन दे रिजाइड इन जॉब क्यू, कि जब प्रोसेस CPU पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो वो जॉब क्यू में होते हैं। जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा था कि जो प्रोसेस CPU पे एग्जीक्यूट हो रहे थे, जिस तरह के इस डायग्राम में P1 P2 और P3 CPU पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये तीनों प्रोसेस जॉब क्यू में, यानी कि हर वो प्रोसेस जो कि CPU पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो प्रोसेस जॉब क्यू में होते हैं। जिस तरह अगर हम इस डायग्राम में देखें तो P1 P2 और P3 ये तीनों प्रोसेसेस जॉब क्यू में हैं। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर और जॉब स्केड्यूलर।
लॉन्ग टर्म स्केजुलर जिसको हम जॉब स्केजुलर भी कहते हैं। जॉब स्केजुलर क्या करते हैं? सेलेक्ट डेट विच प्रोसेस ब्रॉट व्हेन इनटू द रेडी क्यू ऑन रैम। लॉन्ग टर्म स्केजुलर ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को कब रैम पर लोड करना है। यानी कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को कब रैम के ऊपर रेडी क्यू पे लाना है। जिस तरह की मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास ये है रैम और हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3, और रैम के ऊपर हम एक क्यू बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं रेडी क्यू का। ये हमने क्यू बना ली है, रेडी क्यू। हमने रैम को शो किया है, रैम के अंदर हमने एक क्यू बना दी है जिसको हमने नाम दिया रेडी क्यू का, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3, और ये तीनों प्रोसेस चाह रहे हैं कि ये रैम पर सबसे पहले आके लोड हों। अब कौन है जो कि ये डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस रैम पर पहले लोड होगा? तो ये डिसाइड करेगा लॉन्ग टर्म स्केजुलर, यानी कि यहाँ पे बीच में एक लॉन्ग टर्म स्केजुलर एग्जिस्ट कर रहा होता है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर। यानी कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर ही डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोसेस को रैम पे पहले लोड करना है। मिसाल के तौर पर अगर लॉन्ग टर्म स्केजुलर ये कहता है कि पहले P2 को रैम पे लोड करना है, तो रैम पे सबसे पहले कौन सा प्रोसेस लोड होगा? P2। और जस्ट फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर ये कहता है कि P2 के बाद P3 रैम पे लोड होगी, तो दूसरे नंबर पर कौन सा प्रोसेस लोड होगा? दूसरे नंबर पर रैम की रेडी क्यू पे प्रोसेस 3 ही लोड होगा। और मिसाल के तौर पर लॉन्ग टर्म स्केजुलर कहता है कि प्रोसेस 3 के बाद प्रोसेस 1, यानी कि तीसरे नंबर पर, तीसरी बारी किसकी है? प्रोसेस 1 की, कि तीसरे नंबर पर प्रोसेस 1 रैम की रेडी क्यू पे लोड हो, तो तीसरे नंबर पर कौन सा प्रोसेस लोड होगा? P1। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने ये वाला 3, 1 और 2 लिखे, इससे मुराद बारी है कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर अगर ये कह रहा है कि पहले नंबर पर पहली बारी पर P2 लोड हो, तो P2 पहले लोड होगा। अगर लॉन्ग टर्म स्केजुलर ये कह रहा है कि दूसरी बारी, यानी कि दूसरे नंबर पर प्रोसेस 3 लोड हो, तो दूसरे नंबर पर प्रोसेस 3 लोड होगा। और अगर लॉन्ग टर्म स्केजुलर ये कह रहा है कि तीसरे नंबर पर तीसरी बारी पर प्रोसेस 1 रैम पर लोड हो, तो तीसरे नंबर पर कौन जाके रैम की रेडी क्यू पे लोड होगा? प्रोसेस 1 लोड होगा। शॉर्ट टर्म स्केजुलर or CPU scheduler selects that which process brought when into the job queue and executes on CPU। शॉर्ट टर्म स्केजुलर ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को कब CPU के पास लाना है। यानी कि शॉर्ट टर्म स्केजुलर ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को कब CPU पे एग्जीक्यूट करना है। मिसाल के तौर पर हम कहें कि हमारे पास CPU है, ये हो गया CPU, और हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3। अब ये तीनों प्रोसेस चाहेंगे कि ये पहले CPU पे आके एग्जीक्यूट हो। P1 भी यही चाहेगा कि सबसे पहले वो CPU पे आके एग्जीक्यूट हो, P2 भी यही चाहेगा कि CPU पे सबसे पहले ये जाके एग्जीक्यूट हो, और P3 भी यही चाहेगा कि CPU पे सबसे पहले P3 ही एग्जीक्यूट हो। तब कौन है वो जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस कब CPU पे एग्जीक्यूट होगा? शॉर्ट टर्म स्केजुलर ये डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस CPU पे कब एग्जीक्यूट होगा। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म स्केजुलर हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म स्केजुलर एग्जिस्ट करता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस ने CPU पे कब एग्जीक्यूट होना है। मिसाल के तौर पर अगर शॉर्ट टर्म स्केजुलर ये कहता है कि सबसे पहले प्रोसेस 1 CPU पे
एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा, P1। और अगर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ये कहता है कि दूसरे नंबर पर P2 सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा, तो दूसरे नंबर पर कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, P2 ही एग्जीक्यूट होगा। और अगर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ये कहता है कि तीसरे नंबर पर प्रोसेस 3 सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा, तो तीसरे नंबर पर कौन सा प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा, P3 ही एग्जीक्यूट होगा। तो आप देखें ये सीपीयू पे 3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, P1, P2 और P3, और ये तीनों प्रोसेस एक क्यू में है, एक क्यू में लगे हुए हैं, जिस क्यू को हम कह रहे हैं जॉब क्यू। कि वो तमाम प्रोसेस जो सीपीयू पे एग्जीक्यूट होने के लिए एक क्यू में लगे हुए होते हैं, हम कहते हैं कि वो प्रोसेस जॉब क्यू में। और हम साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम ये है कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ये करता है कि डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस ने कब सीपीयू पे आके एग्जीक्यूट होना है। मीडियम टर्म स्केड्यूलर decide to swap out a process from main memory to hard disk which process had not been active for some time or a process which has a low priority। मीडियम टर्म स्केड्यूलर क्या करता है, मीडियम टर्म स्केड्यूलर देखता है कि अगर कोई प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो कि काफ़ी देर से एक्टिव नहीं है, यानी कि कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि काफ़ी देर से स्लीपिंग मोड में है, तो उस प्रोसेस को मीडियम टर्म स्केड्यूलर क्या करते हैं, मेन मेमोरी से स्वैप आउट करके हार्ड डिस्क की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह मीडियम टर्म स्केड्यूलर ये भी देखता है कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी कम है और कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उस प्रोसेस को भी मीडियम टर्म स्केड्यूलर स्वैप आउट करके हार्ड डिस्क की तरफ ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास दो प्रोसेस हैं P1, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास दो प्रोसेस हैं P1 और P2, और अगर हम कहें कि P1 हैज़ हाई पीरियोरिटी, कि P1 की पीरियोरिटी ज़्यादा है और P2 की लो पीरियोरिटी, और अगर हम कहें कि P2 की पीरियोरिटी लो है। और अगर हम सपोज़ कर लें कि हमारे पास जो रैम है उस पे इस वक्त P2 लोड है, P2 लोड है रैम पे इस वक्त, और अगर कोई एक बहुत बड़ा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस P1 रैम पे लोड होने के लिए आता है, रैम पे लोड होने की कोशिश करता है। आप देखें P1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, P1 है हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड P2 है लो प्रायोरिटी, और रैम पे इस वक्त कौन सा प्रोसेस लोड है, P2 जिसकी प्रायोरिटी कम है, लेकिन एक प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो रैम पे लोड होना चाह रहा है। तो इस केस में मीडियम टर्म स्केड्यूलर क्या करते हैं कि वो प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी कम होती है, जैसा कि यहाँ पे P2 की प्रायोरिटी कम है, तो मीडियम टर्म स्केड्यूलर लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को स्वैप आउट करके हार्ड डिस्क की तरफ ले जाते हैं, स्वैप आउट करके हार्ड डिस्क की तरफ ले जाते हैं। स्वैप आउट यानी कि मीडियम टर्म स्केड्यूलर यहाँ पे क्या कर रहा है कि P2 प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी है उस प्रोसेस को स्वैप आउट करके यानी कि बाहर निकाल के कहाँ ले गया, हार्ड डिस्क की तरफ ले गया और रैम को फ्री किया, और P1 प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी उस प्रोसेस को रैम पे लोड कर दिया। तो ये काम है मीडियम टर्म स्केड्यूलर का कि मीडियम टर्म स्केड्यूलर ये देखता है कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस रैम पर लोड है जिसकी प्रायोरिटी कम है और उसकी वजह से कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस सफ़र कर रहा है, तो मीडियम टर्म स्केड्यूलर क्या करते हैं, लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को स्वैप आउट करके बाहर निकाल के हार्ड डिस्क की तरफ ले जाते हैं और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को रैम पे लोड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक वीडियो मौजूद है। अब अगर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, वीडियो प्ले हो गई। अब देखेंगे वीडियो प्ले हो रही है तो कोई एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इस वीडियो को प्ले होने में हेल्प कर रहा है, एक प्रोसेस है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है और ये वीडियो प्ले हो रही है। अब अगर हम इन केस ये करें कि इस वीडियो को पॉज कर दें, यानी कि इस वीडियो को रोक दें,
जैसे ही हमने इस वीडियो को रोका तो वो प्रोसेस जो कि इस वीडियो को प्ले कर रहा था, जो कि इस वीडियो को एग्जीक्यूट कर रहा था, वो प्रोसेस स्लीपिंग मोड में चला गया, यानी कि वो प्रोसेस अब एक्टिव नहीं रहा। इस केस में भी मीडियम टर्म स्केजुलर क्या करता है कि अगर कोई और प्रोसेस रैम पे लोड होना चाह रहा होता है और कोई पुराना प्रोसेस जो कि स्लीपिंग मोड में जा चुका होता है, यानी कि वो एक्टिव नहीं होता, तो मीडियम टर्म स्केजुलर क्या करता है, उस प्रोसेस को स्वैप आउट करके हार्ड डिस्क की तरफ ले जाते हैं, यानी कि उस प्रोसेस को बाहर निकाल के रैम से निकाल के हार्ड डिस्क की तरफ ले जाते हैं। जिस तरह कि अभी मैंने इस वीडियो को पॉज किया है, तो वो प्रोसेस जो कि इस वीडियो को प्ले कर रहा था, वो प्रोसेस रैम से स्वैप आउट हो गए, बाहर निकल के हार्ड डिस्क की तरफ चला गए और रैम को उसने फ्री कर दिए। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है मीडियम टर्म स्केजुलर। और मीडियम टर्म स्केजुलर ये क्यों कर रहा है? मीडियम टर्म स्केजुलर सिर्फ इसलिए ये कर रहा है ताकि हम रैम से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें और ताकि हम अपनी रैम को खामखा का यूटिलाइज़ ना करें और वो प्रोसेस जो कि बाकी प्रोसेस रैम पे लोड होना चाह रहे हैं, ताकि वो प्रोसेस ईज़िली रैम पे लोड हो सके। अब अगर इसी वीडियो को मैं दोबारा प्ले करता हूँ, जैसे कि ये मैंने अब वीडियो को प्ले किया, अब क्या हुआ कि अब भी मीडियम टर्म स्केजुलर ये करेगा कि जैसे ही मैंने इस वीडियो को प्ले किया तो हार्ड डिस्क से दोबारा इस प्रोसेस को स्वैप इन करके रैम की तरफ ले आएगा। यानी कि मीडियम टर्म स्केजुलर ने क्या किया, अब इस वीडियो को हार्ड डिस्क से स्वैप इन करके रैम की तरफ ले आया। तो ये काम है मीडियम टर्म स्केजुलर का। Context switch. Context switch is the process of storing and restoring the state of a process or a thread so that execution can be resumed from the same point at a later time. Context switch में क्या होता है कि एक प्रोसेस अगर अपनी किसी भी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में माइग्रेट कर रहा होता है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच हर प्रोसेस की स्टेट को अपने पास स्टोर कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विच हर प्रोसेस की स्टेट को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर करके रख देता है कि कौन सा प्रोसेस किस स्टेट में था। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि एक प्रोसेस जो कि पहले न्यू स्टेट में था, न्यू स्टेट में मिसाल के तौर पर P1 एक प्रोसेस जो कि न्यू स्टेट में था और न्यू स्टेट में आने के बाद P1 प्रोसेस किस स्टेट में चला गया? रेडी स्टेट में चला गया। अब P1 प्रोसेस किस स्टेट में? रेडी स्टेट में। और न्यू स्टेट के बाद रेडी स्टेट में जाने के बाद प्रोसेस 1 किस स्टेट में चला गया? रनिंग स्टेट में चला गया। यानी कि अब इस वक्त प्रोसेस 1 किस स्टेट में? रनिंग स्टेट में। अब अगर प्रोसेस 1 रनिंग स्टेट में है और अगर हम कहें कि प्रोसेस 1 हैज़ लो प्रियोरिटी, अगर हम ये कहते हैं कि प्रोसेस 1 की प्रियोरिटी लो है और कोई और प्रोसेस P2 है जिसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, P2 इज इक्वल टू हाई प्रियोरिटी, कि अगर एक P2 प्रोसेस है जिसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है और P2 CPU पे रन करना चाह रहा है, CPU पे एग्जीक्यूट होना चाह रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या करेगा? कॉन्टेक्स्ट स्विच P1 को रनिंग स्टेट से दोबारा ले जाएगा वेटिंग स्टेट में। वेटिंग स्टेट यानी कि P1 अभी रनिंग स्टेट में ही था, P1 अभी CPU पे एग्जीक्यूट ही हो रहा था, P1 ने अभी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं की थी कि P2 एक हाईएस्ट प्रियोरिटी वाला प्रोसेस रनिंग स्टेट में आया। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या करेगा? P1 को वेटिंग स्टेट में ले जाएगा और कॉन्टेक्स्ट स्विच अपने पास P1 की स्टेट भी स्टोर कर लेगा कि प्रोसेस 1 को हमने किस स्टेट में रखा हुआ है, कि प्रोसेस 1 इस वक्त वेटिंग स्टेट में, और जब प्रोसेस 1 वेटिंग स्टेट में आया तो P2 रनिंग स्टेट में आ गया। अब कॉन्टेक्स्ट स्विच के पास इस बात का रिकॉर्ड मौजूद है कि P2 रनिंग स्टेट में और P1 वेटिंग स्टेट में। इसी तरह कॉन्टेक्स्ट स्विच के पास ये रिकॉर्ड भी मौजूद है कि जैसे ही P1 रनिंग स्टेट से जाएगा टर्मिनेशन स्टेट में, कि जैसे ही P2 रनिंग स्टेट से टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगा तो P1 वेटिंग स्टेट से दोबारा रेडी स्टेट में जाएगा और रेडी स्टेट में जाने के बाद
P1 अगेन रनिंग स्टेट में आएगा और P1 रनिंग के बाद यानी कि मुकम्मल एग्जीक्यूट होने के बाद P1 भी क्या करेगा, P1 भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये काम है जी कॉन्टेक्स्ट स्विच का, कि कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो कि मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान स्विच कर रहे होते हैं, इन प्रोसेसेस का रिकॉर्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच अपने पास रखता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विच इन प्रोसेस की स्टेट्स का रिकॉर्ड रखता कहाँ पे स्टोर है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। दिस enables multiple processes to share a single CPU। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम एक सिंगल CPU पे बहुत सारे प्रोसेस को इकट्ठा एग्जीक्यूट कर सकें। इसको हम कुछ इन लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि मिसाल के तौर पर अभी हमने एक डायग्राम में देखा था कि हमने जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल ली थी कि एक प्रोसेस अगर रनिंग स्टेट में और कोई और प्रोसेस आ गया जो कि रनिंग स्टेट में आया जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी कि अगर बहुत सारे प्रोसेस इकट्ठे एग्जीक्यूट होना चाह रहे हैं तो फिर भी CPU उनको इकट्ठे एग्जीक्यूट कर लेता है। कुछ प्रोसेस को रनिंग स्टेट में रख लेता है, कुछ प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में, कुछ प्रोसेस को हम रेडी स्टेट में रख लेते हैं। यानी कि हम ये डिवीजन कर देते हैं कि अगर CPU पे बहुत सारे प्रोसेस इकट्ठे एग्जीक्यूट होना चाह रहे हैं तो कुछ को हम रेडी स्टेट में रख लेते हैं, कुछ प्रोसेस को रनिंग स्टेट में रख लेते हैं, कुछ प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में रख लेते हैं। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की मदद से हम अपने CPU पे मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और हम कह रहे हैं कि जो प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट होता है कि एक प्रोसेस किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस स्टेट में है, न्यू में है, रेडी में है, रनिंग में है या किस स्टेट में है, इस चीज़ का रिकॉर्ड हम PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हर प्रोसेस के मुतालिक हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रोसेस का जो किसी भी तरह का कॉन्टेक्स्ट होता है वो PCB में स्टोर हो रहा होता है। सिस्टम डज नो यूजफुल वर्क वाइल स्विचिंग। और हम साथ ही साथ ये कहते हैं कि जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है, कि जब CPU मुख्तलिफ प्रोसेस के दरमियान स्विचिंग कर रहा होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा होता है, तो उस वक्त सिस्टम कोई ख़ास ज़्यादा यूज़फुल वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम की सारी तवज्जो इसी तरफ होती है कि सिस्टम ये देख रहा होता है कि किस प्रोसेस को सिस्टम यही देख रहा होता है कि किस प्रोसेस को सिस्टम ने रेडी स्टेट में रखना है, किस प्रोसेस को सिस्टम ने रनिंग स्टेट में रखना है और किस प्रोसेस को सिस्टम ने वेटिंग स्टेट में रखना है। जब हमारे CPU यानी कि हमारे सिस्टम की सारी तवज्जो इसी चीज़ पे चली जाती है कि किस प्रोसेस को किस स्टेट में रखना है, तो CPU इस दौरान कोई भी यूज़फुल वर्क नहीं कर रहा होता। The more complex the operating system and the PCB, longer the context switch। हम कह रहे हैं कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम हम सिंपल तरीके से डिज़ाइन नहीं करते, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगी तो लाजमी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हम डिज़ाइन करेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कॉम्प्लेक्स होंगे तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम और PCB हमने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हमने उसकी जो प्रोग्रामिंग की है वो कॉम्प्लेक्स तरीके से की है, उसका डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है, तो जब CPU मुख्तलिफ प्रोसेस के दरमियान स्विच कर रहा होगा तो CPU का टाइम ज़्यादा लगेगा। Context switching time dependent on hardware support। Context switching time dependent on hardware support। और ये जो context switching time होता है ये हार्डवेयर की सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ है उसकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा है, अगर एक स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर हमारे सिस्टम के अंदर लगा हुआ है तो जब मुख्तलिफ प्रोसेस आपस में स्विच करेंगे
मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान स्विच करेंगे तो स्विचिंग में टाइम कम लगेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम कम होगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा सिस्टम यानी कि हमारा हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दरमियान के दौरान जो टाइम लगेगा वो बहुत कम लगेगा। लेकिन अगर हमारा हार्डवेयर जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सम हार्डवेयर प्रोवाइड्स मल्टीपल सेट्स ऑफ रजिस्टर पर CPU, मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स लोडेड एट वंस। अच्छा, ये जो हम कह रहे थे ना कि प्रोसेस की जो मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, प्रोसेस के जो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं कि प्रोसेस किस स्टेट में है, तो ये हम कह रहे थे ना कि ये कहीं ना कहीं PCB में और कॉन्टेक्स्ट स्विच में ये सारे रिकॉर्ड स्टोर हो रहा होता है। तो बेसिकली वो कौन सा हार्डवेयर है जहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड स्टोर हो रहा होता है? CPU के अंदर रजिस्टर्स होते हैं।